विमान शब्द का पहला उल्लेख हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में, विशेष रूप से ऋग्वेद, यजुर्वेद और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है, जहां इनका वर्णन केवल कल्पनात्मक नहीं बल्कि तकनीकी रूप में किया गया है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विमान को स्वर्ग वाहन या आकाश यान के रूप में वर्णित किया गया है, जो देवताओं के परिवहन का साधन थे। उदाहरण के लिए सूर्य देव का रथ, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा जाता था, उसे एक प्रकार का आकाश वाहन कहा गया है। वहीं इंद्र के रथ के बारे में कहा गया है कि वह किसी भी दिशा में जा सकता था, जिसका संचालन विचार के बल से होता था। ये विवरण सामान्य रथों से कहीं अधिक उन्नत लगते हैं। इन उल्लेखों से यह सवाल उठता है कि क्या यह सब केवल प्रतीकात्मक था या किसी वास्तविक तकनीक का संकेत था। कुछ संस्कृत विद्वान बताते हैं कि विमान शब्द का मूल अर्थ होता है विहायमान, यानी जो उड़ सके या जो आकाश में गमन करे। इस शब्द का प्रयोग केवल देवताओं के लिए नहीं बल्कि कभी-कभी मनुष्यों के लिए भी किया गया है। वैदिक काल में प्रयुक्त शब्दावली जैसे अंतरिक्षयान, आकाशगामी और रथ के रूप में भी विमानों के संदर्भ मिलते हैं। खास बात यह है कि ऋग्वेद में इन यानों के संचालन, गति और दिशा नियंत्रण से जुड़ी बातें भी कही गई हैं, जिससे लगता है कि यह किसी वास्तविक या तकनीकी अवधारणा पर आधारित हो सकता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि वैदिक सभ्यता के लोग न केवल खगोल विज्ञान और गणित में दक्ष थे बल्कि उनके पास किसी न किसी रूप में वायुगतिकीय ज्ञान भी था, जिसका प्रयोग उन्होंने देवताओं के यानों के वर्णन में किया। इसके अलावा कई पौराणिक ग्रंथों में विमानों को ऐसे वाहन बताया गया है जो न केवल आकाश में चलते थे बल्कि जल और धरती पर भी उतर सकते थे, जो आधुनिक मल्टीमोड ट्रांसपोर्टेशन जैसी अवधारणा से मेल खाता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि प्राचीन काल के लोग किसी प्राकृतिक घटना या खगोलीय वस्तु को देखकर उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। लेकिन यदि हम यह मान लें कि प्राचीन भारत में वैमानिक ज्ञान के कुछ आधार मौजूद थे, तो यह निश्चित रूप से हमारे इतिहास के सबसे चौंकाने वाले तथ्यों में से एक होगा। यही वजह है कि विमानों का उल्लेख आज भी विद्वानों, इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच गहन शोध का विषय बना हुआ है। क्या यह मात्र मिथ है या मानव सभ्यता की किसी खोई हुई वैज्ञानिक उपलब्धि का संकेत? जब हम विमान के वास्तविक वर्णन की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक वैमानिक शास्त्र वैमानिका शस्त्रा का नाम आता है, जिसे महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित माना जाता है। यह ग्रंथ कई अध्यायों में विभाजित है और इसमें विभिन्न प्रकार के विमानों, उनके निर्माण की विधि, धातुओं, ऊर्जा स्रोतों और संचालन के तरीकों का अत्यंत विस्तृत विवरण दिया गया है। इसमें उल्लेख मिलता है कि विमानों को बनाने के लिए विशेष प्रकार की धातुएं जैसे तामस, पद्म और पिंजला प्रयोग की जाती थीं, जो आधुनिक मिश्र धातुओं एलॉयस से मिलती जुलती हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि विमान विभिन्न स्तरों पर उड़ सकते थे, निम्न, मध्य और उच्च आकाश में, और उनकी गति व दिशा को नियंत्रित करने के लिए विशेष यंत्रों का उपयोग किया जाता था। विमानिक शास्त्र में 4 मुख्य प्रकार के विमानों का उल्लेख मिलता है: शाकुत, सुंदर, रुक्म और त्रिपुरा विमान। विशेष रूप से त्रिपुरा विमान को ऐसा वाहन बताया गया है जो हवा, जल और भूमि तीनों में संचालित हो सकता था, जो आधुनिक समय के एम्फिबियस एयरक्राफ्ट की अवधारणा जैसा प्रतीत होता है। ग्रंथ में कहा गया है कि इन विमानों में 31 प्रकार के यांत्रिक उपकरण मैकेनिकल पार्ट्स और 16 प्रकार की धातुओं का प्रयोग होता था, जिनमें से कुछ ऐसी भी थीं जो सूर्य की गर्मी को सह सकती थीं। सबसे रोचक बात यह है कि इसमें ऊर्जा स्रोत के रूप में विद्युत शक्ति, सौर शक्ति और एक प्रकार की गुरुत्वाकर्षण विरोधी एंटी ग्रेविटी शक्ति का उल्लेख किया गया है। यह वर्णन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से असंभव या काल्पनिक लग सकता है, परंतु कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने इस ग्रंथ की तुलना आधुनिक यांत्रिकी सिद्धांतों से की है।
कुछ भारतीय वैज्ञानिकों का मानना है कि वैमानिक शास्त्र प्राचीन भारत के खोए हुए वैज्ञानिक ज्ञान की झलक है, जिसे मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ाया गया होगा। वहीं कुछ विद्वान इसे 20वीं सदी की रचना बताते हैं, जब इस ग्रंथ का सबसे पुराना ज्ञात रूप सुब्बाराया शास्त्री द्वारा 1918 के आसपास प्रकट किया गया था। परंतु इसमें दिए गए तकनीकी शब्द, उड़ान के सिद्धांत और दिशा नियंत्रण की विधियां इतनी विस्तृत हैं कि यह मानना कठिन है कि कोई व्यक्ति बिना किसी आधार के इतने जटिल विवरण गढ़ सकता है। वैमानिक शास्त्र में यह भी बताया गया है कि विमान कैसे अदृश्य हो सकते थे, कैसे वे अन्य विमानों के रेडिएशन को निष्क्रिय कर सकते थे और कैसे वे सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त कर उड़ सकते थे। ये सभी बातें आधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोपल्शन जैसी तकनीकों की अवधारणा से जुड़ी हुई लगती हैं। यदि यह सब वास्तव में वैदिक काल में जाना जाता था, तो यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि हमारे पूर्वजों के पास विज्ञान, गणित और भौतिकी की समझ हमारे वर्तमान ज्ञान से कहीं अधिक उन्नत थी। यही कारण है कि वैमानिक शास्त्र को आज भी वैज्ञानिक जिज्ञासा और विवाद दोनों का केंद्र माना जाता है। जब हम प्राचीन भारत के ग्रंथों और कथाओं में वर्णित विमानों के ऐतिहासिक संदर्भों को देखते हैं, तो हमें केवल कल्पनात्मक या धार्मिक विवरण नहीं मिलते, बल्कि कई ऐसी घटनाओं और संदर्भों का उल्लेख मिलता है जो यह संकेत देते हैं कि उड़ने वाले यंत्र वास्तव में प्राचीन भारत में किसी न किसी रूप में मौजूद रहे होंगे। उदाहरण के लिए रामायण में पुष्पक विमान का उल्लेख है, जिसे रावण ने कुबेर से प्राप्त किया था। यह विमान न केवल उड़ सकता था, बल्कि उसमें सैकड़ों लोगों को बैठाने की क्षमता थी और यह इच्छानुसार किसी भी दिशा में उड़ सकता था। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह विमान स्वतः चलने वाला था और रावण द्वारा इसे संचालित करने के लिए किसी विशेष ईंधन या यांत्रिक प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। यह विवरण आधुनिक ऑटोपायलट तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित विमानों की अवधारणा से मेल खाता है। इसी प्रकार महाभारत में भी विमानों का उल्लेख कई बार मिलता है। अर्जुन के स्वर्ग जाने का प्रसंग, जब इंद्रदेव उन्हें दिव्य विमान में लेकर जाते हैं, तो वह विमान न केवल तेज गति से उड़ता है, बल्कि उसमें ऐसे उपकरण लगे थे जो दिशा, गति और ऊंचाई को नियंत्रित कर सकते थे। संस्कृत में इसे व्योमयान कहा गया है, जिसका अर्थ है आकाश में चलने वाला यान। इसके अलावा संहिताओं और पुराणों जैसे ग्रंथों में भी विमानों के प्रकार और उनकी संरचना का उल्लेख है। उदाहरण के लिए सम्रांगण सूत्रधार, जो कि राजा भोज द्वारा रचित एक वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ है, उसमें 230 श्लोक केवल विमानों की यांत्रिकी को समर्पित हैं। उसमें बताया गया है कि विमान कैसे बनाए जाएं, उनके लिए कौन सी धातु उपयोगी है और उड़ान के लिए किस प्रकार के यंत्र आवश्यक हैं। यह तथ्य अत्यंत आश्चर्यजनक है, क्योंकि यह ग्रंथ 11वीं शताब्दी का माना जाता है, जब विश्व के अन्य भागों में उड़ान की अवधारणा भी विकसित नहीं हुई थी। यह संकेत देता है कि भारत में किसी समय पर यांत्रिक इंजीनियरिंग का स्तर अत्यंत उन्नत रहा होगा। इसके अलावा कुछ प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों में भी ऐसे चित्रण पाए गए हैं, जहां देवता और ऋषि किसी उड़ने वाले यंत्र पर बैठे हुए दर्शाए गए हैं, जिनका आकार आधुनिक अंतरिक्ष यानों या ड्रोन जैसा प्रतीत होता है। दक्षिण भारत के बृहदीश्वर मंदिर और अजंता एलोरा की कुछ गुफाओं में मिले चित्रों में ऐसे आकार हैं जो बेलनाकार, गोल या त्रिकोणीय उड़न यंत्रों से मिलते जुलते हैं। पुरातत्वविदों ने यह भी नोट किया है कि कुछ प्राचीन संरचनाओं के निर्माण में उपयोग की गई तकनीकें, जैसे कि विशाल पत्थरों को सटीकता से ऊंचाई पर रखना, केवल उस स्थिति में संभव हो सकती थीं जब किसी प्रकार के उड़ने वाले यंत्र या उन्नत यांत्रिक उपकरणों की सहायता ली गई हो। आधुनिक वैज्ञानिक इसे मिथक मानते हैं, लेकिन यदि हम तथ्यों की तुलना करें तो यह मानना कठिन नहीं कि भारत की प्राचीन सभ्यता में तकनीकी ज्ञान अत्यंत उन्नत स्तर पर था।
विशेष रूप से जब हम मिस्र, माया या सुमेरियन सभ्यताओं के साथ तुलना करते हैं तो भारतीय ग्रंथों में वर्णित विमानों की जटिलता और वैज्ञानिकता उनसे कहीं आगे दिखती है। यह सब इंगित करता है कि विमानों की अवधारणा केवल धार्मिक कथा नहीं थी, बल्कि किसी वास्तविक तकनीक या खोए हुए वैज्ञानिक युग की स्मृति थी, जिसे कालांतर में प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया। अगर हम प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विमानों के तकनीकी और वैज्ञानिक विवरणों पर गहराई से ध्यान दें तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि ये केवल कल्पनात्मक बातें नहीं थीं, बल्कि इनमें किसी उच्च स्तर की इंजीनियरिंग समझ छिपी हुई थी। उदाहरण के लिए विमानिक शास्त्र या वैमानिक शास्त्र नामक ग्रंथ का उल्लेख 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सामने आया था, जिसे पंडित सुब्बाराया शास्त्री ने संकलित किया था और जिसे उन्होंने ऋषि भारद्वाज के प्राचीन सूत्रों से प्राप्त बताया। इस ग्रंथ में 4 प्रमुख प्रकार के विमानों का वर्णन मिलता है: शकुन विमान, सुंदर विमान, रुक्म विमान और त्रिपुरा विमान। इन विमानों के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली धातुओं, ऊर्जा स्रोतों और नियंत्रण प्रणालियों का भी उल्लेख है। ग्रंथ में कहा गया है कि ये यान पृथ्वी से अंतरिक्ष तक उड़ सकते थे, दिशा बदल सकते थे और कुछ विमानों में अदृश्य होने की क्षमता भी थी, जिसे गुप्तगमन शक्ति कहा गया। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो गुप्तगमन शक्ति शायद किसी प्रकार की क्लोकिंग टेक्नोलॉजी जैसी प्रणाली रही होगी, जो वस्तु को विद्युत चुंबकीय तरंगों से छिपा सकती थी। यह वही सिद्धांत है जिस पर आज आधुनिक स्टील्थ एयरक्राफ्ट काम करते हैं। वैमानिक शास्त्र में ऊर्जा के लिए मरुत शक्ति और सौर शक्ति का उल्लेख है, जिसका मतलब है कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक सौर ऊर्जा और वायुदाब की शक्ति का उपयोग उड़ान के लिए करने की सोच चुके थे। इतना ही नहीं, ग्रंथ में विमान के भीतर आंतरिक नियंत्रण यंत्र और निरीक्षण कक्ष का भी विवरण है, जो किसी आधुनिक कॉकपिट या कंट्रोल रूम जैसी अवधारणा को दर्शाता है। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि यह ग्रंथ संभवतः पुराने ज्ञान का पुनर्संकलन था और वास्तविक ज्ञान बहुत पहले के युग में अस्तित्व में रहा होगा। हालांकि कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस ग्रंथ को काल्पनिक करार दिया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो तकनीकी अवधारणाएं दी गईं, वे उन सिद्धांतों से मेल खाती हैं जो बाद में 20वीं शताब्दी में एविएशन और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विकसित हुई। उदाहरण के लिए, विमान के संतुलन के लिए गुरुत्व केंद्र नियंत्रण और वायु प्रवाह को नियंत्रित करने वाले यंत्रों का उल्लेख सीधे तौर पर एरोडायनामिक्स के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत के लोग न केवल उड़ान की कल्पना करते थे, बल्कि उन्होंने उड़ान की भौतिकी और उसके इंजीनियरिंग सिद्धांतों को भी समझा था। अगर हम इस ज्ञान को सिर्फ मिथक कहकर खारिज कर दें, तो हम उन हजारों वर्षों पुराने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अनदेखा कर देंगे, जिसने मानव सभ्यता के विकास की नींव रखी थी। विमानों से जुड़ी यह परंपरा बताती है कि भारत में ज्ञान का संरक्षण केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि तकनीकी और प्रायोगिक भी था, और शायद इसी कारण हमारे शास्त्र आज भी विश्व वैज्ञानिक समुदाय को आकर्षित करते हैं। अब जब हम विमानों से जुड़े ग्रंथों और पुरातात्विक प्रमाणों की ओर ध्यान देते हैं, तो हमें यह जानकर और भी हैरानी होती है कि भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो यह संकेत देते हैं कि उड़ने वाले यंत्र कभी प्राचीन युग में वास्तविकता का हिस्सा रहे होंगे। भारत में किए गए कुछ पुरातात्विक उत्खननों में ऐसे धातु के अवशेष मिले हैं जो अत्यधिक परिष्कृत मिश्र धातुओं से बने हैं, और उनकी संरचना आधुनिक धातुकर्म तकनीक से भी आगे की लगती है। उदाहरण के लिए, दिल्ली के लोहे के स्तंभ को ही लें। वह 1600 साल पुराना है, लेकिन आज तक उसमें जंग नहीं लगी, जिससे यह सिद्ध होता है कि उस काल में धातु शुद्धिकरण और संरक्षण की तकनीक बहुत उन्नत थी। अगर वे लोग इतनी सटीकता से धातुओं को संरक्षित कर सकते थे, तो यह मानना कठिन नहीं कि उन्होंने हल्के, मजबूत और उड़ान योग्य मिश्र धातु भी विकसित किए होंगे। इसके अलावा
प्राचीन मंदिरों और स्तूपों के निर्माण में इस्तेमाल की गई वास्तुकला भी यह बताती है कि उस समय वायुगतिकीय सिद्धांतों का ज्ञान था। विशेष रूप से एलोरा और अजंता की गुफाओं के ऊपरी हिस्से में बने वेंटिलेशन शाफ्ट इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि उनमें से हवा गुजरते समय प्राकृतिक ध्वनि उत्पन्न होती है, जो आधुनिक एयर फ्लो कंट्रोल की याद दिलाती है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इन संरचनाओं को इस तरह से बनाया गया था ताकि वायु प्रवाह को समझा जा सके, और शायद यह किसी प्रकार के यांत्रिक प्रयोगों का हिस्सा भी रहा हो। दिलचस्प बात यह है कि मेसोपोटामिया, माया सभ्यता और मिस्र की सभ्यताओं में भी आसमान से उतरने वाले देवों और उनके उड़ने वाले रथों का उल्लेख मिलता है। लेकिन भारत में विमानों का जो विवरण है वह इन सबसे अधिक विस्तृत और तकनीकी रूप से गहराई लिए हुए है। यह दर्शाता है कि भारत में विज्ञान और अध्यात्म का मेल केवल दर्शन नहीं था, बल्कि व्यवहारिक विज्ञान के रूप में विकसित था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह ज्ञान समय के साथ खो गया, शायद इसलिए क्योंकि बाद के युगों में इन तकनीकों का उपयोग नैतिक या धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया होगा। यह भी संभव है कि युद्धों या प्राकृतिक आपदाओं में यह ज्ञान लुप्त हो गया। आज जब वैज्ञानिक एंटीग्रेविटी और प्लाज्मा प्रोपल्शन तकनीकों पर शोध कर रहे हैं, तो प्राचीन भारत के ग्रंथों में वर्णित विमानिक बल और सौर ऊर्जा प्रेरित यंत्र इन आधुनिक प्रयोगों से बहुत मिलते जुलते हैं। ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में मनुष्य ने उड़ान के रहस्यों को समझ लिया था, लेकिन समय के साथ वह ज्ञान रहस्य में बदल गया और अब आधुनिक विज्ञान उसी रहस्य को फिर से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम विमानों के संदर्भ में वैज्ञानिक दृष्टि से और भी गहराई में जाएं, तो हमें यह पता चलता है कि भारत के प्राचीन ज्ञान में केवल यांत्रिक तकनीक ही नहीं, बल्कि वायुगतिकी, ऊर्जा विज्ञान और सामग्री इंजीनियरिंग के सिद्धांतों का भी बारीक ज्ञान मौजूद था। वैमानिक शास्त्र के अनुसार विमानों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली धातुओं को सौम्य, द्रविण और तनु जैसी श्रेणियों में बांटा गया था। ये वर्गीकरण उस समय के वैज्ञानिकों द्वारा धातु की मजबूती, लचीलापन और ऊष्मा सहनशीलता के आधार पर किए गए थे। यह बात आश्चर्यजनक है कि आज की मटेरियल साइंस में भी यही वर्गीकरण डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और टेंसाइल स्ट्रेंथ के आधार पर किया जाता है। वैमानिक शास्त्र में एक और महत्वपूर्ण बात यह बताई गई है कि विमानों में वातक शक्ति और सौर शक्ति के अलावा विद्युत शक्ति का भी उपयोग होता था और इसे अग्नि स्रोत कहा गया है। यदि इसका विश्लेषण वैज्ञानिक रूप से किया जाए तो यह किसी प्रकार के विद्युत चुंबकीय या प्लाज्मा आधारित इंजन की ओर संकेत करता है, जो कि आधुनिक जेट या आयन प्रोपल्शन इंजनों के समान है। प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि विमान केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए नहीं थे, बल्कि वे आकाश और अंतरिक्ष में भी गति कर सकते थे। संस्कृत में इसका उल्लेख अंतरिक्ष गमन योग्य यंत्र के रूप में किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन यंत्रों की गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से परे जाने में सक्षम थी, यानी किसी न किसी प्रकार की एंटीग्रेविटी या थ्रस्ट जेनरेशन तकनीक का उपयोग हुआ होगा। यह विवरण इतना उन्नत है कि इसे केवल कल्पना कहकर खारिज करना वैज्ञानिक दृष्टि से अनुचित होगा। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में जब नासा और सोवियत संघ अंतरिक्ष अनुसंधान में शुरुआती प्रयोग कर रहे थे, तब भारत में कुछ विद्वानों ने यह सुझाव दिया कि प्राचीन भारतीय वैमानिक ग्रंथों के सिद्धांतों पर अध्ययन किया जाए, क्योंकि उनमें गति, ऊर्जा और दिशा नियंत्रण की ऐसी अवधारणाएं थीं जो उस समय की विज्ञान की सीमाओं से भी परे लगती थीं। दिलचस्प बात यह है कि जर्मन इंजीनियर हरमन ओबर्थ, जिन्हें आधुनिक रॉकेट विज्ञान का जनक कहा जाता है, उन्होंने एक बार कहा था कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अंतरिक्ष यात्रा के सिद्धांत छिपे हैं। यही बात वर्नर वॉन ब्राउन, जो अपोलो मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक थे, ने भी स्वीकार की थी कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में उड़ान और ऊर्जा से संबंधित कई सिद्धांत अत्यंत वैज्ञानिक हैं।
अगर यह स्वीकार किया जाए कि उन कालों में मनुष्य का तकनीकी स्तर इतना विकसित था, तो यह मानना भी स्वाभाविक है कि भारत किसी समय पर एयरोस्पेस नॉलेज का केंद्र रहा होगा। दुर्भाग्यवश आक्रमणों, युद्धों और समय के साथ इन ग्रंथों का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया। फिर भी जो बचा है वह यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों ने ऊर्जा के ऐसे रूपों को समझा था जिन्हें आधुनिक विज्ञान अभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विमानों का उल्लेख केवल धार्मिक प्रतीक नहीं था, बल्कि किसी वास्तविक तकनीकी युग की झलक थी जो समय के साथ रहस्य बन गया। विमानों के रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि प्राचीन भारत में यह तकनीक केवल कुछ राजाओं या देवताओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक व्यवस्थित ज्ञान प्रणाली का हिस्सा थी, जिसे विमान विद्या कहा गया। इस विद्या का उल्लेख कई ग्रंथों में हुआ है, जैसे कि ऋग्वेद, संहिताएं, रामायण, महाभारत और पुराण। विशेष रूप से ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में आकाशगामिनी रथ और दिव्ययान जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है, जो स्पष्ट रूप से किसी प्रकार के उड़ने वाले यंत्र की ओर इशारा करते हैं। इनका विवरण केवल काव्यात्मक नहीं है, बल्कि उनमें गति, संरचना और ऊर्जा स्रोत के संदर्भ भी हैं। उदाहरण के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि वह रथ आकाश में बादलों के समान चलता है, उसकी गर्जना वज्र जैसी है और उसमें देवता गमन करते हैं। यह विवरण किसी आधुनिक जेट इंजन की ध्वनि और गति से मेल खाता है। इसी तरह महाभारत में भी अनेक प्रसंग हैं जहां विमान या आकाशयान का उल्लेख मिलता है, जैसे कि जब अर्जुन को देवताओं के लोक में ले जाया जाता है या जब असुर और देवों के बीच युद्ध होता है तो दोनों पक्ष विमानों का उपयोग करते हैं। इन विमानों की क्षमताएं आश्चर्यजनक थीं। वे न केवल तेज गति से उड़ सकते थे, बल्कि आकार बदल सकते थे, एक साथ कई दिशाओं में जा सकते थे और यहाँ तक कि अदृश्य भी हो सकते थे। आधुनिक विज्ञान में जब हम प्लाज्मा शील्डिंग, क्वांटम कैमोफ्लाज और मॉर्फिन एरोडायनेमिक्स जैसी तकनीकों पर शोध करते हैं, तो यह देखकर आश्चर्य होता है कि हमारे पूर्वज इन सिद्धांतों को प्रतीकात्मक भाषा में पहले ही वर्णित कर चुके थे। ऐसा नहीं है कि ये केवल धार्मिक कल्पनाएं थीं। वास्तव में कई विद्वान मानते हैं कि उस युग में विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक थे। प्राचीन भारत में ऋषि शब्द का अर्थ केवल साधक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी था, जो प्रकृति के रहस्यों को साधना और प्रयोगों के माध्यम से समझते थे। इसलिए जब वे विमान की बात करते थे तो वह केवल किसी देवता का रथ नहीं, बल्कि ऊर्जा और विज्ञान के एक उन्नत प्रयोग का प्रतीक था। आज भी कुछ पुरातात्विक स्थानों जैसे कि हिमालय की घाटियों, दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों और पाकिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों में ऐसे प्रतीक और डिजाइन मिले हैं जो बेलनाकार उड़न यंत्रों की आकृतियों से मिलते जुलते हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह सब उन युगों की यादें हैं जब मानव सभ्यता तकनीकी रूप से बहुत उन्नत थी और उन्होंने ऐसी मशीनें बनाई थीं जो न केवल पृथ्वी पर बल्कि अंतरिक्ष में भी जा सकती थीं। यह तथ्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम यह देखते हैं कि भारत के अलावा किसी अन्य प्राचीन सभ्यता ने उड़ने वाले यंत्रों का इतना विस्तृत और तकनीकी वर्णन नहीं किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान और तकनीक का स्तर उस समय के मानव विकास की सीमाओं से बहुत आगे था और संभवतः यह वही ज्ञान था जिसे बाद में विदेशी सभ्यताएं अपने अपने ढंग से अपनाती रहीं, जबकि भारत में वह धीरे धीरे भूला दिया गया। अगर हम विमानों के रहस्य को और आगे बढ़ाकर भूगोल, वास्तुकला और खगोल विज्ञान से जोड़े तो यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने न केवल उड़ान की तकनीक समझी थी, बल्कि उन्होंने उसके पीछे छिपे ब्रह्मांडीय और ऊर्जा संतुलन के सिद्धांतों को भी आत्मसात किया था। विमानिक शास्त्र और संहिताओं में बार बार यह उल्लेख आता है कि एक विमान तभी उड़ान भर सकता था जब उसका दिशायोग और नक्षत्र बल संतुलित होता था, यानी विमान को उड़ाने से पहले ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को देखा जाता था।
इसका अर्थ यह हुआ कि उड़ान केवल यांत्रिक नहीं थी, बल्कि उसमें खगोलीय गणना और ऊर्जा क्षेत्र एनर्जी फील्ड का भी उपयोग किया जाता था। आधुनिक विज्ञान आज जियोमैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशनल वेव प्रोपल्शन पर शोध कर रहा है, जबकि हमारे ऋषि हजारों साल पहले इन ऊर्जा प्रवाहों को समझकर उनका व्यावहारिक उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए वैमानिक ग्रंथों में आकाश तंत्र और वात तंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि आकाशीय ऊर्जा ईथर एनर्जी को नियंत्रित कर विमान को ऊपर उठाया जा सकता है। यह सिद्धांत आज के आयन प्रोपल्शन और मैग्नेटोग्रेविटिक ड्राइव के सिद्धांतों से मेल खाता है। इतना ही नहीं, कुछ प्राचीन मंदिरों का निर्माण इस तरह किया गया है कि वे ऊर्जा प्रवाह को केंद्रित करते हैं, जैसे कि कोणार्क सूर्य मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर और खजुराहो का समूह। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इन स्थलों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव अन्य जगहों की तुलना में अधिक है। क्या यह संभव है कि इन स्थानों को विमानों के उतरने या ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के केंद्रों के रूप में चुना गया हो? यह विचार पूरी तरह असंभव नहीं लगता, क्योंकि प्राचीन भारत में यंत्र विद्या एक स्थापित विज्ञान थी, जिसमें धातु, ऊर्जा और ज्यामिति के संतुलन से शक्ति उत्पन्न की जाती थी। विमान निर्माण के लिए जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता था, जैसे त्रिलोह, पिंडज और सौम्य, वे मिश्र धातुएं थीं, जिनमें ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने की क्षमता थी। इसका अर्थ यह है कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक न केवल धातु विज्ञान में निपुण थे, बल्कि वे यह भी जानते थे कि ऊर्जा को किसी वस्तु में कैसे संचित और मुक्त किया जा सकता है। यही सिद्धांत आज सुपरकंडक्टर और एनर्जी रेजोनेंस मटेरियल्स में उपयोग होता है। कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि अगर हम वैमानिक ग्रंथों में दी गई गणनाओं को पुनः परखें, तो संभव है कि हमें उन्नत ऊर्जा प्रणालियों का सूत्र मिल सके, जो भविष्य के एरोस्पेस इंजीनियरिंग में क्रांति ला सकता है। यही कारण है कि आज दुनिया भर के शोधकर्ता, विशेष रूप से अमेरिका और जापान के वैज्ञानिक, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कर अध्ययन कर रहे हैं। यह तथ्य कि हजारों वर्ष पहले भारत में ऐसा ज्ञान मौजूद था जो आज भी आधुनिक विज्ञान की सीमाओं से परे है, अपने आप में यह प्रमाण है कि विमानों का अस्तित्व किसी पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के उच्चतम वैज्ञानिक युग का जीवंत प्रतीक था, जिसे हम अब धीरे धीरे फिर से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। विमानों के रहस्य को जब हम पुरातात्विक साक्ष्यों और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़कर देखते हैं, तो कई ऐसे प्रमाण सामने आते हैं जो यह संकेत देते हैं कि प्राचीन भारत में उन्नत उड़ने वाले यंत्र किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रहे होंगे। उदाहरण के लिए, राजस्थान के झुंझुनू, महाराष्ट्र के अजंता एलोरा और कर्नाटक के हम्पी जैसे स्थलों पर ऐसे नक्काशीदार चित्र और शिलालेख मिले हैं, जिनमें उड़ते हुए रथ, गोल आकार के यंत्र और आसमान में चलने वाले वाहन दर्शाए गए हैं। इन चित्रों की विशेष बात यह है कि वे केवल धार्मिक नहीं, बल्कि तकनीकी रूप से विस्तृत हैं, जैसे उनके नीचे धुएं जैसे चिन्ह, चालक की सीट और गोल घूमते पहिए जैसे संकेत, जो किसी इंजन या ऊर्जा स्रोत का प्रतीक हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने इन चित्रों को देखकर कहा है कि अगर इन्हें केवल कला मान लिया जाए तो यह बहुत जटिल और तकनीकी रूप से सटीक हैं, जबकि पौराणिक कथा के रूप में देखें तो इनमें यथार्थ का अंश छिपा हुआ प्रतीत होता है। इसके अलावा कुछ पुरातात्विक रिपोर्टों में यह भी उल्लेख है कि 19वीं शताब्दी में अफगानिस्तान और भारत के बीच स्थित प्राचीन स्थलों से कुछ ऐसे अवशेष मिले थे, जिनमें धातु के टुकड़ों पर ऐसे चिन्ह खुदे हुए थे जो आधुनिक मिश्र धातुओं से मेल खाते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को अभी तक पूरी तरह प्रमाणित नहीं किया गया है, लेकिन यह संयोग नहीं हो सकता कि वे उसी क्षेत्र में मिली जहां महाभारत और रामायण जैसी घटनाएं कही जाती हैं। इसके अतिरिक्त वैमानिक ग्रंथों में बताए गए धूमयान और ज्योतियान का विवरण आधुनिक हवाई जहाज़ों और अंतरिक्ष यानों से काफी मेल खाता है, जैसे कि धूमयान धुएं के साथ उड़ने वाला यान था,
जबकि ज्योतियान प्रकाश की गति से यात्रा करने वाला बताया गया था। आधुनिक विज्ञान भी अब लाइट प्रोपल्शन और एंटी ग्रेविटी इंजन पर प्रयोग कर रहा है, जो ठीक उसी सिद्धांत पर आधारित हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि प्राचीन भारत का ज्ञान केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि तकनीकी रूप से भी उन्नत था, जिसे हम समय के साथ खो बैठे। कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर वैमानिक ग्रंथों में दिए गए निर्देशों को आज के इंजीनियरिंग सिद्धांतों के साथ मिलाकर पुनर्निर्माण किया जाए तो यह संभव है कि एक नई ऊर्जा प्रणाली और उड़ान तकनीक विकसित हो सकती है। इस बात का संकेत भी मिलता है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता ने न केवल आकाश पर विजय प्राप्त की थी, बल्कि उन्होंने उड़ान की उस सीमा को पार किया था जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाया है। जब हम प्राचीन भारत में विमानों के वास्तविक अस्तित्व और उनके तकनीकी रहस्यों की ओर अंतिम दृष्टि डालते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि यह केवल धार्मिक या काव्यात्मक कल्पना नहीं थी, बल्कि विज्ञान और यांत्रिकी के उन्नत ज्ञान का परिणाम था। वैमानिक शास्त्र में वर्णित विमानों के प्रकार, उनकी संरचना, ऊर्जा स्रोत, नियंत्रण प्रणाली और उड़ान के सिद्धांत इतने विस्तृत हैं कि आधुनिक एरोस्पेस इंजीनियरिंग के कई सिद्धांत उनसे मिलते जुलते हैं। ग्रंथों में बताया गया है कि विमान बनाने के लिए उपयोग होने वाली धातुएं और मिश्र धातुएं इतनी हल्की और मजबूत थीं कि वे अत्यधिक तापमान और दबाव सह सकती थीं, और उनका आकार बदलने की क्षमता भी थी, जो आधुनिक मॉर्फिंग एरोडायनामिक्स के सिद्धांत से मेल खाती है। ऊर्जा के स्रोत के रूप में सौर शक्ति, मरुत शक्ति और विद्युत शक्ति का प्रयोग किया जाता था, जो आज के सोलर पावर एयरक्राफ्ट और विद्युत प्रेरित प्रोपल्शन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि विमान आकाश में तेजी से उड़ सकते थे, दिशा बदल सकते थे और कुछ विशेष परिस्थितियों में अदृश्य भी हो सकते थे। यह उस समय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को दर्शाता है कि वे केवल यांत्रिक तकनीक पर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा के नियंत्रण, गुरुत्वाकर्षण विरोधी तकनीक और पर्यावरणीय संतुलन के सिद्धांतों पर भी ध्यान दे रहे थे। पुरातात्विक प्रमाणों और मंदिरों में पाए गए चित्र और शिलालेख भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उड़ने वाले यंत्र केवल कल्पना नहीं थे। उदाहरण के लिए, अजंता एलोरा की गुफाओं और दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों में ऐसे उपकरणों और गोलाकार यंत्रों की आकृतियां मिली हैं, जिनमें चालक की सीट, ऊर्जा स्रोत और नियंत्रण यंत्र स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसके अलावा महाभारत और रामायण में वर्णित विमान जैसे पुष्पक विमान और धूमयान स्पष्ट संकेत हैं कि इन यंत्रों का प्रयोग युद्ध, यात्रा और आकाशीय निरीक्षण के लिए किया जाता था। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का मानना है कि इस ज्ञान का आधार भौतिक विज्ञान, यांत्रिकी और खगोल विज्ञान का संयोजन था, जिसे ऋषियों और वैदिक विद्वानों ने विकसित किया। जबकि समय के साथ यह तकनीक भूली और रहस्यमय बन गई, आज आधुनिक विज्ञान इसके सिद्धांतों को समझने और पुनः विकसित करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम वैमानिक ग्रंथों की गणनाओं, धातु विज्ञान और ऊर्जा स्रोतों का विश्लेषण आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों के साथ करें, तो यह संभव है कि हम प्राचीन भारतीय विमान तकनीक के कुछ रहस्यों को पुनः जीवित कर सकें। यह न केवल भारत की प्राचीन वैज्ञानिक परंपरा की महानता को दर्शाता है, बल्कि यह भी सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वजों का विज्ञान हमारे वर्तमान तकनीकी ज्ञान से कई गुना अधिक उन्नत और व्यापक था। यही कारण है कि विमानों का रहस्य आज भी शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक आकर्षक और चुनौतीपूर्ण विषय बना हुआ है, जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच सेतु का काम करता है।